हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना दम लगा के मैथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग कुछ सेट्स, रिलेशंस और ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं जो हम लोग को जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करने से आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये थोड़ा बहुत फंक्शंस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस करेंगे तो चीजें रिलेटेड है, रिलेशंस और फंक्शंस आप जानते हो। तो उसके साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है। Now let us take this function fx एक अलजेब्रिक और ट्रिग्मेटिक फंक्शंस के एडिशन से बना हुआ है। a being an integer, b कोई रियल नंबर है। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स a का हुआ b, मतलब आपको a और b ढूंढने हैं ताकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के सेम सेट ऑफ रूट्स हो। ओके, तो मान लिया जाए कि हम लोग fx इक्वल टू 0 किसी नंबर पे पा रहे हैं। लेट्स से let alpha be a root of first equation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि f अल्फा आपका 0 हो रहा होगा। अब तुम कह रहे हो कि मेरा आंसर उसका भी सेम आना चाहिए, इसका भी। तो लेट अस से f ऑफ x के अंदर अगर हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू अल्फा तो क्या होता है? f अल्फा को 0 होना चाहिए। f अल्फा यहां से आप देखो f0 आ रहा है, तो इसका मतलब f0 की वैल्यू 0 होना जरूरी है। f0 की वैल्यू आप यहां से निकालो तो ये b आ रहा है। दैट मीन्स कि यहां से डिसाइड हो चुका है कि b की वैल्यू को 0 ही होना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अल्फा एक रूट लिया fx का और fx का भी रूट होने के कारण से मैंने इसमें पुट कर दिया। तो इससे डिसाइड ये हो गया कि b हट गया, b 0 है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ सिंपली कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके रूट्स खुद के निकाल के देख लें। एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट्स 0 एंड माइनस ए, राइट? दो ही रूट्स हैं इसके। अब ये टारगेट दिया गया है हम लोगों को कि एफ ऑफ एफ एक्स के भी रूट्स यही दोनों होने चाहिए। ये टारगेट दिया गया है। तो एफ ऑफ एफ एक्स में क्या आता है बताओ आप? इसमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स, आप कंपोज कर लो, है ना। इससे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स कॉमन ले लो और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, एक फैक्टर और बच गया। अब आप समझो बात को, आपके पास जो एफ एक्स वाला इक्वेशन था वो तो क्वाड्रेटिक था और ये 4 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये 0 है, ये 4 डिग्री आ गया। अब 4 डिग्री के रूट्स उतने ही होने चाहिए जितने इसके थे, क्वांटिटी में नहीं, लुकिंग एट ऑल रेपिटेशंस एंड इमेजिनरी रूट्स आल्सो। तो हम लोग इसमें सोचते क्या है इसके अंदर कि ये वाला फैक्टर तो हमें यहां भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि अगर इसको 0 की जाए तो इट इज ऑलरेडी गिविंग अस x इक्वल टू 0 एंड माइनस ए एज रूट्स, जो कि हमारे पास पहले से थे। इस ऑलरेडी ठीक है, हमारा काम कर रहा है। तो ये क्या करने के लिए आया है? फिर इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इमेजिनरी रूट दे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाला इक्वेशन का डी नेगेटिव हो। इमेजिनरी रूट देगा तो क्या होगा? जो दो रूट्स आपके यहां निकलने थे वो इस फैक्टर से निकल गए हैं और इसके इमेजिनरी रूट्स होने के कारण से हमारा सेम सेट ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा। तो डी नेगेटिव कंडीशन निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर माइनस 4a शुड बी नेगेटिव, दिस इंप्लाइज 0 से a की वैल्यू 4 के बीच में होनी चाहिए। अब आप ये भी देख लो, सिस्टम ने बोला है कि a इज एन इंटीजर। दैट मीन्स कि आपको यहां पे जो वैल्यू a का लेना चाहिए 1 2 3, बस ओपन है, 4 नहीं ले सकते। तो 1 2 3 तीन नंबर्स यहां से मिल सकते हैं। इस समय क्या हुआ होगा, ये जो फैक्टर है ये रियल रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पहला फैक्टर कर दो और वही काम हो गया जो पहले इसने किया था। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैं बता रहा था वो ये था कि अगर हम ये मान के चलें कि जो रूट हमने पहले प्रोड्यूस किए थे वही रूट्स ये भी प्रोड्यूस कर दे, रियल रूट्स। तो एक बार हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 अगर रूट ये बना सकता है तो कैसे बनेगा। पुट करके देखें, इसमें इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखें x इक्वल टू 0, तो उससे आ रहा है a इक्वल टू 0। तो ठीक है, a इक्वल टू 0 एक इंटीजर है, चलेगा काम। उसी तरीके से हम चेक करते हैं x इक्वल टू माइनस ए, अगर ये रूट बनना चाहते हैं तो देखते हैं क्या होता है, उससे भी a इक्वल टू 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि फाइनली हमें a की वैल्यू 0 1 2 3 आ रहा है आफ्टर ऑल दिस एक्सरसाइज।
और b की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है, तो a, b के कितने ऑर्डर पेयर्स बनेगा बताओ? 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. तो इट विल हैव 4 ऑर्डर पेयर्स. दैट इज योर आंसर. कितने ऑर्डर पेयर्स आपके बनेंगे? वो आपको 4. नाउ इसमें आपने देखा कि क्वाड्रेटिक के नॉलेज जो चैप्टर है हमारा, उसका भी नॉलेज इसमें यूज हो गया है. ठीक है, और कंपोजिशन तो चल ही रहा है सिस्टम में. अब देखते हैं ए नंबर्स एक कलेक्शन है सेट का 1 to 10 तक, है ना. और एफ के की वैल्यू इस प्रकार से दी गई है कि अगर आप जैसे F3 निकालना चाहते हो तो 3 निकालने के लिए आप इस लाइन में यूज करोगे तो 4 आएगा, और F6 निकालना चाहते हो मान लो तो इवन होने का नाम तो F6 की वैल्यू 6 ही आएगी. उस तरह का ये डिफिनेशन दिया हुआ है. कितना आ रहा है? 2n ही आ रहा है. ऑड नंबर डालने पे क्या आ रहा है? जब ऑड यहां डालोगे आप तो उसमें 1 ऐड करने के लिए कह रहा है, तो 2n + 1 करोगे तो 2n + 2 आएगा. दोनों ही केसेस में आप देखो कि रिजल्ट जो है ना, इसमें भी इवन आ रहा है, इसमें भी इवन आ रहा है. अब ये ऑड डालो या इवन डालो, f से रिजल्ट जो आ रहा है ना वो हमेशा ही इवन आ रहा है. ठीक है, अभी जरा चेक करते हैं ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है. g of fx = fx दिया हुआ है. ठीक है, अब मान लिया जाए कि आप x = 2n डाल रहे हो. सबसे पहले लेट अस से कि हमने x को 2n डाला, तो क्या हुआ इससे? ये अंदर से 2n निकला और इधर भी 2n निकला, तो f2n 2n के बराबर होता ही है. तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप इन 2n डालोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगा. तो इवन नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो जितने इसमें इवन नंबर्स हैं लाइक 2, 4, 6, 8, 10, इनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. आपको जो वैल्यू देना है सो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट x = 2n. सर यहाँ पे एक चीज छूट गई, शायद g छूट गया. एक चीज सॉरी थोड़ी बात में डिस्कस कंप्लीट करूं मैं. g यहाँ छूट चुका है. तो g f2n = f2n आया था ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू g of 2n आएगा. g of 2n = f2n की वैल्यू 2n था. ओके, तो इसका मतलब कुछ और निकला. इसका मतलब ये निकला कि g ऐसा फंक्शन होगा जो 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा 2, 4 का देगा 4, 6 का 6 देगा, 8 का 8 देगा और 10 का 10 देगा. ठीक है, g ऐसा फंक्शन होगा. मतलब g के इवन नंबर वाले डेटा फिक्स्ड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है. अब चलो x 2n + 1 डालते हैं. तो g of f2n + 1 इसमें डालकर देखो क्या हो रहा है दोनों साइड में. यहाँ 2n + 1 डालोगे आप तो इसकी रिपोर्टिंग होगी 2n + 2. f2n + 1 आप डालोगे तो f2n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2n + 2, इधर से आ जाएगा 2n + 2. ठीक है, इस फॉर्मूले में आप रख के देखो इसको. तो ये भी तो वही कह रहा है, इवन के करस्पॉन्डिंग जो डेटा यहाँ हमने लिया था वही सेम रिपोर्टिंग सेम एक्टिविटी. लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑड का तो कोई कंडीशन आया ही नहीं. आप प्रोसेस में देखो g फंक्शन में ऑड के बारे में देयर इज नो कमेंट ऑन ऑड. ऑड नंबर अगर आप लेते हो तो आप कोई वैल्यू दे सकते हो उसके आउटपुट को लेकर के. तो आप यूं समझो कि जितने आप मैपिंग जैसे कैसे करते हो, यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 लिखते हो टिल 10, और इधर भी लिखते हो 1, 2, 3, 4, 10. ये 2 वाले तो 2 से मैप हो गए, 4 वाले 4 से मैप हो गए, 10 वाले 10 से मैप हो गए. इनका तो फिक्स हो गया. अब 1 को कहाँ जाना है? तो 1 के पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. 1 के पास भी जा सकता है, 2 के पास भी जा सकता है, 3 के पास भी जा सकता है. तो 1 के पास आपके पास F1 हैज 10 ऑप्शंस. राइट फ्रॉम 1 to 10 ये जा सकता है अपना आउटपुट लेने के लिए. ठीक है ना. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सारे ऑड नंबर्स के पास 10 ऑप्शंस है. तो आपको नंबर ऑफ फंक्शंस जो क्रिएट करोगे आप, उसमें ये ऑड नंबर्स की वैल्यू चेंज करके ही क्रिएट करोगे. तो 10 तरीके से हर ऑड नंबर को आप डाल सकते हो वैल्यू, तो आपको नेट डेटा 10 का पावर 5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा. तो इसमें क्या हुआ, इस कॉम्पोजिशन में ऑड नंबर का डेटा फिक्स हो गया है एक तरीके से, और इवन नंबर का डेटा फिक्स हो गया एक तरीके से,
और ऑड नंबर का डेटा आप एनी नंबर प्ले कर सकते हो 10 तरीके से। लेट अस कंसीडर दिस सेट, ये सेट 1 से 10 नंबर्स ले रहा है और फंक्शन 1 सेम सेट से सेम सेट S to S सेपरेट कर रहा है। fn के वैल्यूज इस तरह से दो तरीके से मेंशन्ड है और f ऑफ g कंपोज्ड फंक्शन का रिजल्ट दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन आपको निकालनी है, मतलब g की वैल्यू जनरली आपको जनरेट करनी है। तो g की वैल्यू यहां से कैसे जनरेट होगी आप समझो, जब f को यहां से हटाएंगे दैट मीन्स कि हमें उधर ले जाना है f को, तो हमें f इनवर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर मान लीजिए f इनवर्स पे कैलकुलेट करोगे आप जानते हो f ऑफ f इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो इधर आकर f इनवर्स ऑपरेट करेगा, तो मुझे यहाँ से f इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो लेट मी चेक कैसे f इनवर्स निकलता है। आप f इनवर्स निकालने में क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो n को इन टर्म्स ऑफ f, मान लो f की वैल्यू y होता है, मान लीजिए ऐसा सोचो आप कि ये f की वैल्यू यहाँ y होता है, यहाँ 2x होता, तो आपका x का वैल्यू क्या निकलता, y/2 निकलता। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं f इनवर्स कैसा है। तो f इनवर्स, अब सिंबल तो n ही रखेंगे हम लोग, तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से देखो तो वो आ रहा है n/2 और सेकेंड लाइन के हिसाब से सॉल्व करके देखो तो यहाँ y + 11/2 आ रहा है, मतलब n + 11/2 आ रहा है। ठीक है, नाउ इस समय हम क्या लिखते हैं इसके f इनवर्स में, रेंज की वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो आप 1 2 3 4 जो वैल्यू इनपुट की हो यहाँ पे, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो उसकी आउटपुट आ रहा है 2 4 6 8 10। ठीक है, इवन नंबर्स के लिए फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन जैसे यहां से देखो कौन कौन वैल्यू आ रही है, 6 डालने पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, 7 डालने पे कितनी आ रही है, 3 आ रही थी, ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, तो आप ये देख लो, इनवर्स निकाल लो पहले। अब जब f इनवर्स आप यहां पे ऑपरेट करोगे आप, तो gn की वैल्यू कैसे निकलेगी, gn की वैल्यू निकलेगी ऐसे, f इनवर्स ऑफ n + 1, ऐसे। कब कब की घटना है ये, जब n ऑड है। अब सोचो आपका n ऑड है तो n + 1 कैसा नंबर आएगा, ऑब्वियसली इवन आएगा। तो आपका इवन का केस कौन सा था इसमें से, ये वाला केस था, ये वाला केस था ना। तो आप उसमें उस समय वैल्यू कितना जनरेट करोगे, n + 1/2 जनरेट करोगे। तो मैं यहां लिख देता हूं अभी तत्काल, ये केस आप कौन से केस के लिए ले रहे हो, फर्स्ट लाइन के हिसाब से ले रहे हो। तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से आपको क्या करनी है, n आपने ऑड लिया, ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर इस f इनवर्स में जा रहा है। तो इवन नंबर जाने से क्या निकलता है, जो रिजल्ट था /2 निकलता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे, तो इसका निकलेगा n + 1/2। ठीक है, ये कौन से नंबरों के लिए हो गया, n ऑड के लिए हो गया, जो भी आप ऑड नंबर्स लोगे ना उनके लिए हो गया। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, n इज इवन लोगे। तो n इवन लोगे तो यहाँ पे नंबर कैसा दिख रहा है, ये आपका ऑड दिख रहा है, तो ऑड नंबर यहाँ दिख रहे हैं। तो उस समय डेटा ये n-1 इसमें जाएगा और /2 कर देंगे हम लोग, तो n-1 + 11/2। ये कितना निकल के आ रहा है, n + 5/2, है ना। ये कब की घटना है, जब n इज इवन हो गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो आप G10 निकालना चाहते हो, तो G10 जैसे यहाँ पे जरूरत है, तो G10 निकालने के लिए क्या करोगे आप, 10 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के हिसाब से आओगे इसमें। नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कोई एरर आ गया इसके अंदर, ये 10 आएगा ना, सॉरी। हाँ, तो G10 अगर आप निकालना चाहते हो तो आप 10 यहां डालोगे, तो 10 डालकर यहां से वैल्यू उसकी G10 की 10 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट चलो, आपको इस सिस्टम में G1 भी निकालना है। तो G1 कैसे निकलेगा, G1 निकालने के लिए आप 1 एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, इसमें जाओ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 1/2 करो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरह से आप सब निकाल लेना। G2 निकालना हो तो G2 एक इवन नंबर है, 2 + 10/2 करोगे तो ये 6 आ जाएगा। G3 निकालना, तो ये सारे नंबर्स आप कैलकुलेट कर लो, है ना।
और फिर उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेना। अगर मेरे पास डेटा हो तो मैं बता दूं आपको। तो फंक्शन मैंने तैयार कर दिया है, आपको बस जा करके वहां पे डेटा रख रख के कैलकुलेट करना है। तो ये नंबर्स जैसे आप फाइनली कैलकुलेट करना, तो ये नंबर्स जो आ रहे हैं 10 टाइम्स 1 + 6 + 2 + 7 + 3, तो फाइनली आंसर 190 आ जाएगा। दैट मीन्स कि G1 हमने 1 निकाला था, G2 6 निकाला था, G3 इनका 2 आया होगा एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका डेटा आया होगा। तो इस तरीके का डेटा लेकर के आप उसको कैलकुलेट करो। तो इसमें मेन काम क्या था? मेन काम ये था कि यहाँ से f को हटाना, उसके लिए f इनवर्स फॉर्मूला जनरेट करना। यहाँ पे प्लानिंग क्या की गई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को प्लानिंग की गई है। इवन ऑड की कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इसका इनवर्स निकालने में भी दिक्कत हो सकती है आपको, और ये भी आपको दिक्कत हो सकती है कि कब ऑड हुआ कब इवन हुआ। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि आपको इनवर्स निकालने में पहले तो ये नंबर चेंज हो गए। देखो आप फर्स्ट लाइन का नंबर चेंज हो गए, ये एक्चुअली आउटपुट है, वो इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है इनवर्स फंक्शन में। तो उसके हिसाब से नंबर्स पलटी खा गए थोड़े, है ना, काफी चेंज हो गए हैं। और दूसरा, जब आप इसमें भर रहे हो तो ऑड और इवन देख के भर रहे हो, तो यहां से इवन नंबर इस कैटेगरी में चले गए, ऑड नंबर इस कैटेगरी में चले गए। ठीक है, तो इसको एक बार आप चेक कर लेना ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। Let this be the greatest integer, a be the set of all prime factors of 2 3 1 0। तो एक बार 2 3 1 0 को फैक्टराइज करना होगा आपको। तो 2 3 5 7 11 ये फैक्टर्स आते हैं, होपफुली आप चेक कर लो, है ना, ये 5 फैक्टर्स आते हैं। प्राइम फैक्टर्स हो गए, सारे प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख लिए। मतलब प्राइम फैक्टर्स अगर आप लिखोगे अगर सिस्टम में, तो सेट ए में क्या निकलेगा, आपको फैक्टर्स नहीं निकालने, प्राइम फैक्टर्स केवल निकालने हैं। तो आपको बस ये मिलेगा सेट ए में। फिर क्या कहा गया, एक जेड है, यहाँ पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका आउटपुट जो इस फंक्शन के द्वारा आएगा। फिर बाद में एक कुछ 1 1 फंक्शन बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे अगर आप मान लीजिए कि F2 निकालना चाहते हो, यहाँ पे यहाँ से इंटीग्रल पार्ट है, तो ये कैसा डिस्कस हो रहा है, log 2 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बाई 5 का इंटीग्रल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर निकलेगा ऐसे। तो ये क्या निकलने वाला मोटा मोटा आप यहाँ से देख सकते हो, 8/5 ये करीब 1 देगा, और ये 4 + 1 5 log 5, तो log 4 से थोड़ा बड़ा है इसका, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जैसे नंबर अगर मान लिया जाए F3 लेते हो आप, तो इसे क्या निकलेगा, log 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 27/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप समझो 27/5 जो नंबर आएगा, है ना, 5 आया, 5 इसमें 27 में आप जोड़ भी दोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो उससे कुछ वैल्यू जनरेट हो रही है आपकी, मान लीजिए 5 जनरेट हो गई, 5 + 8 32 नहीं आया, 5 + 8 13 आया, 13 का करेंगे अगर स्टडी हम 2 बेस में, तो वो आएगा आपका 3। चेक कर लो ना। मेरा कहना ये है कि ये टाइम पास करने के लिए ये फंक्शन दिया गया है, आपको ये क्यों निकाल रहे हो, आप सोच के देखो भाई। F2 F3 F5 और F7 और F11 ये यूनिक नंबर से निकलेंगे, और उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये नंबर्स कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से देखो, ये x² अगर ही सिर्फ हम स्टडी करें तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, ये तो थोड़े कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये इंक्रीजिंग क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये डेटा इंक्रीजिंग आएगा भाई। 2 के बाद आप बहुत नजदीक में 2.1 तो डाल नहीं रहे हो, आप बहुत दूर जाके डाल रहे हो, तो इससे इंक्रीजिंग डेटा आएगा। इसका मतलब ये जो भी f की वैल्यूज आएंगी ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग z में जो z सेट इन्होंने लिखा है, उसमें आपको डिफरेंट 5 डेटा आएगा। मतलब ये तो डेटा 2 3 आया ही है, बट हमें 5 डिफरेंट इंटीजर्स ही आएंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रल डेटा है, तो 5 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात को समझो, आपको सारा ये निकालने में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। क्वेश्चन देखो आपका क्या है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A to द रेंज ऑफ F। देखो A to रेंज ऑफ F मतलब A to Z, एक तरीके से देखा जाए तो आपका Z मैंने रेंज मान लिया है, कोडोमेन जनरली होता है।
तो यहाँ पे z जो रेंज दे रहा है वो 5 डिफरेंट इंटीजर्स दे रहा है ना। अब आपको 5 डिफरेंट डेटा से 5 डिफरेंट जगह पे जाना है ना। यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स हैं और सब अलग अलग हैं, कोई मैच नहीं करने वाला, क्योंकि ये नंबर्स में गैप बहुत ज़्यादा है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसके हिसाब से वो डेटा बढ़ते क्रम में आएगा। तो कई लोगों ने जैसे टाइम वेस्ट किया होगा कि इसको पूरा सॉल्व कर दिया होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से इस फंक्शन के नीचे से देख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कितने फंक्शंस आपके बनेंगे। तो 5 डेटा यहाँ है, 5 डेटा यहाँ है, तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन बना लो, अलग अलग जाके मैप करा लो, तो कितने हो जाए 1 1 फंक्शन बनाने सॉरी हम लोग को, तो 1 1 फंक्शन कितने बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल, 5 चीज को 5 जगह मिलाना है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इतने फंक्शंस हम लोगों को यहाँ पे 120 फंक्शंस जो हैं निकल आएंगे जो 1 1 है। तो इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि इसके रेंज के बारे में प्रेडिक्ट करना है। आप ये डेटा निकालने में सारा टाइम वेस्ट कर सकते हो, उसको आपको सेव करना है, क्योंकि आपको काम इससे रेंज से नहीं है, 1 1 फंक्शन से है। तो अगर यहाँ डेटा कम होता तो आपको 1 1 फंक्शन बनता ही नहीं। यहाँ डेटा ज्यादा कैसे होगा आप जरा सोचो, फंक्शन में एक डेटा डालते हो तो एक ही निकलता है ना। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है कि अगर ये 5 से कम डेटा होता, मान लो मेनी वन रिजल्ट आता है यहाँ पे, तो ये तो 1 1 फंक्शन बन ही नहीं पाता, तब तो आंसर तुम्हारा 0 आता, 0 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये 5 डिफरेंट डेटा आया होगा और ये 5 लोग 5 अलग जगह पे जाकर मैच करने के लिए 5 फैक्टोरियल करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चंस में आप टाइम बचाना चाहते हो तो कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा ना। ये इस तरह के जो फंक्शंस हैं क्वाड्रेटिक के चैप्टर में आप देखते हो, है ना, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनके हम रेंज उसमें अलग तरीके से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रीमेंट वगैरह लेके लगाते हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत ये दी गई है यहाँ पे कि इसमें रेंज तो नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, इसमें ये लोग ये पूछ रहे हैं कि 1 1 है कि मेनी वन है ना। तो 1 1 मेनी वन के लिए तो देखो वैसे देखा जाए तो इस तरह के फंक्शंस आमतौर पे, मतलब वैसे नहीं, कोई फैक्टर कटवट जाए तो अलग बात है, आमतौर पे मेनी वन होते हैं। लेकिन ये जनरल बातें नहीं पूछ रहे हैं हमसे, ये जनरल डोमेन में नहीं पूछ रहे हैं, ये लिमिटेड डोमेन में पूछ रहे हैं। देखो ये देखो लिमिटेड डोमेन में पूछ रहे हैं ये सब चीजें। तो हमें इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनता है इसका प्रैक्टिस आपने किया होगा क्वाड्रेटिक के चैप्टर में। तो अगर मान लो इस फंक्शन को देखें हम लोग ध्यान से, तो x+1 का ये होल स्क्वायर अपन x² + 1 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो आप डेरिवेटिव निकालना तो ये निकलेगा, है ना। इसको आप क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट कर लेना, इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि फंक्शन कब बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। क्या आप डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे। अब आ जाओ इसे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ देखेंगे तभी जाके पता चलेगा कि किस डोमेन में ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो इस फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स -1 और 1 है ना। वो -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहा है तो टच भी करेगा मुझे लगता है ऐसे। और 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ रहा है 1 पे, ठीक है। बीच में क्या होगा लेट्स सी, बीच में -1 से 1 में फंक्शन बढ़ेगा। तो आपने ऐसे अगर ग्राफ बनाए होंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि ग्राफ करीब ऐसे बढ़ेगा, यहाँ से घटना शुरू करेगा। अब घट करके कहाँ जाएगा, तो उसमें आपको लिमिट लेना पड़ेगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx जो कि 1 आ रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ fx भी ले लो आप, वो भी आपको 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के सहारे, 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0 पे वैल्यू आपकी 1 ही थी, हाँ। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के सहारे ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ 1 के लेवल पे, और इसमें भी ये इधर चला जाएगा। और ये दोनों तरफ ट्रेंड आपका कैसा था, यहाँ से पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। तो आप ग्राफ क्विकली बनाना है तो आपका मतलब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके ग्राफ बनाने की। अगर आपको ग्राफ बनाने में टाइम लग गया तो फिर जवाब देने में दिक्कत आएगी, टाइम लग जाएगा। अब इसमें आप देखो कि क्वेश्चन पर के बात करनी पड़ेगी इंटरवल वाइज। मेनी वन इन -∞ to -1, तो -∞ से आप आ रहे हो यहाँ से और -1 तक आ रहे हो, तो इस समय तो ये फंक्शन 1 1 है। वो कैसे चेक करते हो आप एक 1 1 और मेनी वन फंक्शन को, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। तो अगर आप इतना ही डोमेन रखे थे
तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो एक ही बार काट रहा है, ये तो 1 1 है, तो गलत ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप पढ़ के देखो वो सी है, जहां पे ये बताया गया है कि 1 1 है 1 से इन्फिनिटी में, तो ये बात सच है। 1 से इन्फिनिटी के बाद 1 के बाद आप देखो ये ग्राफ अगर इतना ही लिया जाए तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक बार काटेगा, तो ये 1 1 है, उसके बाद 1 के बाद आफ्टर 1, बट नॉट इन माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बात है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो ये फंक्शन मेनी वन है। मेनी वन कहाँ दिख रहा है आपको? सपोज करो ये लेवल अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो आपको दिख रहा है कि ये वाला लेवल और ये लेवल सेम लेवल पे आ रहा है। तो जनरल डोमेन में ये फंक्शन मेनी वन है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जैसे 1 के बाद आप रिस्ट्रिक्ट करके डिस्कस कर रहे हो तो ये 1 1 है। तो ऐसे सवालों में आपको ग्राफ बनानी पड़ेगी। ये वाली बात कि ये फंक्शन मेनी वन है ये तो आप गेस कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए हुए, बट 1 1 के लिए कहां से है कहां नहीं है उसके लिए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करनी पड़ेगी।